हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडिशन ऑफ फैक्टर्स टॉपिक के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इज आई कैप माइनस जे कैप अ यूनिट वेक्टर? क्या आई कैप माइनस जे कैप एक यूनिट वेक्टर है? इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एक यूनिट वेक्टर क्या होता है। एक यूनिट वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट का और जो सिर्फ और सिर्फ किसी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। मतलब अगर किसी वेक्टर को मुझे ये चेक करना है कि वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं, तो मुझे ये चेक करना होगा कि क्या उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज वो वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है और यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन की जानकारी देता है। सो हम इस वेक्टर को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए आई कैप माइनस जे कैप ए वेक्टर है। सो ए वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप। अब मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या तो मॉड से लिख सकते हैं या सिर्फ ए लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आपको यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा, मतलब 1 है। आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट है -1, सो -1 का स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट। 1 का स्क्वायर इज 1, -1 का स्क्वायर इज 1, अंडर रूट कर दिया √2। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है √2 यूनिट्स, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। अब क्योंकि आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसका मतलब आई कैप माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर अ वेक्टर f फैक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू f फैक्टर? उसने आपको एक वेक्टर दिया है f फैक्टर जो कि 4i कैप माइनस 3j कैप है। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इस f फैक्टर के परपेंडिकुलर हो। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पहले f फैक्टर को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब मेरे पास है एफ फैक्टर 4i कैप माइनस 3j कैप। 4i कैप माइनस 3j कैप बताता है कि i कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आई कैप के साथ 4 है, इसका मतलब एफ वेक्टर एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट्स पे है और जे कैप पे -3 यूनिट पे है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग -3 वैल्यू है एफ वेक्टर के लिए। अब 4i कैप माइनस 3j कैप 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे, और -3 जे कैप के लिए जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो -3 है। 1, 2, 3, तो ये है -1, -2, -3 और ये है 1, 2, 3 एंड 4। जब 4i कैप -3 जे कैप देखेंगे तो वो पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। तो ये जो पॉइंट है ये एफ फैक्टर है जो है 4i कैप -3 जे कैप। अब ये जो एफ फैक्टर है, ये एफ फैक्टर कुछ इस तरह से होगा और ये एफ फैक्टर लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है ये है एक्स वाई प्लेन। अब ये जो वेक्टर एफ फैक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, और अगर मुझे एक वेक्टर पता करना है जो एफ फैक्टर के परपेंडिकुलर है, रादर मुझे एक यूनिट वेक्टर पता करना है जो एफ फैक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या होगा? कोई भी वेक्टर जो इस एफ फैक्टर के परपेंडिकुलर है या कोई भी वेक्टर जो इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और z एक्सिस के अलॉन्ग अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर पता करना है जो इस एफ फैक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वो होगा k कैप। k कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एफ फैक्टर? k कैप। k कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग z एक्सिस। तो k कैप वो यूनिट वेक्टर है जो कि एफ फैक्टर के परपेंडिकुलर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर व्हाट कंडीशन द थ्री वैक्टर्स कैन नॉट गिव ज़ीरो रिजल्टेंट एंड कैन गिव ज़ीरो रिजल्टेंट। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास थ्री वैक्टर्स हैं। मान लीजिए वो थ्री वैक्टर्स हों ए वैक्टर, बी वैक्टर और सी वैक्टर। मेरे पास थ्री वैक्टर्स हैं। मुझे ये देखना है कि किन कंडीशन में वो ज़ीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकते और किन कंडीशन में वो ज़ीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें ज़ीरो रिजल्टेंट की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो हम पहले ज़ीरो रिजल्टेंट की कंडीशन समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास थ्री वैक्टर्स हैं ए वैक्टर, बी वैक्टर और सी वैक्टर, वो किन कंडीशन में ज़ीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। अगर मेरे पास थ्री वैक्टर्स हैं ए वैक्टर, बी वैक्टर और सी वैक्टर, हम उन्हें इस तरह से अलाइन करें कि वो एक ट्रायंगल की थ्री साइड्स से रिप्रेजेंट किए जा सकें। थ्री वैक्टर्स ए वैक्टर, बी वैक्टर और सी वैक्टर को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकें, लेकिन ऑर्डर होना चाहिए सेम। तो अगर ऑर्डर ए सेम रख के थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करना है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो कुछ इस तरह से किया जा सकता है। ये ए वैक्टर माना जा सकता है, ये हो सकता है बी वैक्टर। अब आप देखिए ऑर्डर मैंने सेम ही रखा है, बी वैक्टर। अब थर्ड साइड के लिए भी ऑर्डर सेम रहना चाहिए, सी वैक्टर। इस केस में जो वैक्टर्स हैं ए वैक्टर, बी वैक्टर और सी वैक्टर, इनको हमने ट्रायंगल की थ्री साइड से रिप्रेजेंट किया है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया है। इस केस में इन वैक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है। रिजल्टेंट ज़ीरो होने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इस तरह से थ्री वैक्टर्स एक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में है, वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। हमें ये समझ में आ गया कि अगर थ्री वैक्टर्स एक प्लेन में लाई करें, पहली कंडीशन क्या है, जो थ्री वैक्टर्स हैं वो एक प्लेन में लाई करने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि हम उन्हें एक ट्रायंगल की थ्री साइड से रिप्रेजेंट करें, लेकिन ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें बाय द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल में हम उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब जो थ्री वैक्टर्स हैं ए वैक्टर, बी वैक्टर एंड सी वैक्टर, इनका रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। अब इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन द थ्री वैक्टर्स कैन नॉट गिव ज़ीरो रिजल्टेंट। जब थ्री वैक्टर्स एक प्लेन में ही लाई नहीं कर रहे तब वो ज़ीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकते। अगर वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वो किस कंडीशन के अंडर ज़ीरो रिजल्टेंट देंगे, अगर हम उन्हें थ्री साइड्स ऑफ एक ट्रायंगल की थ्री साइड से रिप्रेजेंट करें सेम ऑर्डर में, तब वो हमें ज़ीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंडर व्हाट कंडीशंस द डायरेक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वैक्टर्स विल बी सेम। हमारे पास कोई दो वैक्टर्स हैं, उनकी हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन दो वैक्टर्स के लिए डायरेक्शंस सम की और डिफरेंस की सेम किन कंडीशंस में है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं फोर्स की। हम दो फोर्सेस, फोर्स F1 वैक्टर और फोर्स F2 वैक्टर अज्यूम कर लेते हैं। F1 वैक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 10 न्यूटन है और डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और F2 वैक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 2 न्यूटन है एंड डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, सम ऑफ टू वैक्टर्स, हमें इस सम ऑफ टू वैक्टर्स की डायरेक्शन की बात करनी है। तो सम ऑफ टू वैक्टर्स मतलब F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर। अगर हम F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर करेंगे तो ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर का, वो होगा 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन मतलब 12 न्यूटन। और डायरेक्शन कौन सी होगी, जो दोनों की डायरेक्शन है, विच इज़ राइट हैंड साइड। सम के केस में हमारे पास डायरेक्शन आ गई टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस मतलब F1 वैक्टर माइनस F2 वैक्टर।
जब हम डिफरेंस की बात करेंगे 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर का मतलब हम समझ सकते हैं F1 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ F2 वेक्टर। अगर हम राइट हैंड साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं और मुझे माइनस F2 वेक्टर देखना है तो मुझे राइट हैंड साइड की बजाय से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। सो 10 न्यूटन राइट हैंड साइड की तरफ जो कि F1 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइनस F2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस F2 वेक्टर है 2 न्यूटन अलोंग राइट हैंड साइड। अगर मुझे माइनस F2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है वो है 2 न्यूटन अलोंग लेफ्ट हैंड साइड। और अब मुझे अगर F1 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ F2 वेक्टर देखना है, ये है F1 वेक्टर और ये है माइनस ऑफ F2 वेक्टर। 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, ये बन गया 8 न्यूटन। मैग्नीट्यूड तो बन गया 8 न्यूटन, 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन। और डायरेक्शन कौन सी आएगी? जो बिगर वाले वेक्टर की है, 10 न्यूटन की जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड। सम के केस में हमारे पास डायरेक्शन आई राइट हैंड साइड, डिफरेंस के केस में भी हमारे पास डायरेक्शन आई राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन उसने कहा था अंडर व्हाट कंडीशंस द डायरेक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स विल बी सेम। तो हमने उन कंडीशंस को समझ लिया कि जिन कंडीशंस में डायरेक्शन सेम आ रही है, इन दोनों केसेस में, सम के केस में भी और डिफरेंस के केस में भी हमारे पास डायरेक्शन जो है वो सेम है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से भी हमने किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से भी हमने किया। तो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है R इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आगे उसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट या आर मैक्स क्या है। अगर हम इस केस में थीटा को मान लेते हैं 0 डिग्रीज, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन हम सेम अज्यूम कर लेते हैं, सेम डायरेक्शन होगी तो थीटा जो है वो 0 डिग्रीज होगा। थीटा 0 है तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 डिग्रीज है 1। सो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट जिसको हम आर मैक्स कह सकते हैं वो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इस केस में है 1, इसका अंडर रूट, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका अंडर रूट, और ये बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये बन गया a प्लस बी। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट क्या है हमारे पास? a प्लस बी। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट की। मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट होगी थीटा 180 डिग्रीज पे। थीटा 180 डिग्रीज है तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 180 डिग्रीज होता है -1। आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे? -1। सो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह क्या लिखा? -1, इसका अंडर रूट, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास आया a माइनस बी। a माइनस बी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। अगर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बिगर है तो इसको b माइनस a भी देखा जा सकता है। हमने लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है। तो आज हमने एडिशन ऑफ फैक्टर्स के टॉपिक पर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग।